हेलो एवरीवन। पिछली क्लासों में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी और संविधान किस प्रकार से बना था। तो जब हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि डिस्कस कर रहे थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे, तब उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट थे जिनसे संविधान इंस्पायर था या जहाँ से संविधान की जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो लिए गए थे। उसके बाद हमने देखा था संविधान किस प्रकार से बना था, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और फिर उसके बारे में और भी डिटेल हमने डिस्कस की थी। आज का जो क्लास है उसमें हम प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे और संविधान की प्रस्तावना जो है आप ये समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको जो एन ए पालकीवाला है उन्होंने आई कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, यानी संविधान का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो उसकी प्रस्तावना है। तो आई कार्ड देख के आप समझ जाते हैं कि पहचान जाते हैं कि वस्तु क्या है। इसी प्रकार से आप प्रिएम्बल को अगर समझ लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपने संविधान को समझ लिया है। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा समय लग जाता है वीडियो में, पीडीएफ काफ़ी सारी होती हैं। और दूसरा ये कि थोड़ा व्यूज़ भी आप लोग के कम हो गए थे, तो मुझे लगा शायद ये कोर्स आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो एक बार मैंने सोचा कि मैं इस कोर्स को स्टॉप कर दूं, क्योंकि अगर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो फिर कोर्स चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना एफर्ट करने का। आपको बेनिफिट होना चाहिए। फिर काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किए, इरशाद सर ने मुझसे कहा कि नहीं कुछ स्टूडेंट चाह रहे हैं कि आप कोर्स चलाएं, तो फिर मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे सबसे पहले। तो अगर हम बात करें कि संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, तो अमेरिका का संविधान जो है वो आप कह सकते हैं कि पहला संविधान था जो प्रिएम्बल से शुरू होता था। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना रखने का आइडिया है वो हमने अमेरिका से लिया है, ऐसा बिल्कुल भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रिएम्बल जो है वो संविधान का आई कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया बोला था, या उसका प्रीफेस होता है, या आप कह लीजिए कि उसका परिचय होता है। इसलिए प्रिएम्बल के होने का मतलब ये है कि हम एक एक पेज में या कुछ शब्दों में, कुछ लाइनों में हम समझ लेते हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस प्रकार का है। तो एक दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं संविधान की प्रस्तावना शुरू करने से पहले, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कि ये प्रस्तावना में है क्या है। तो इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी सारांश जो है संविधान का वो इस प्रस्तावना में आपको मिलेगा। दूसरा मैंने आपको बताया एन ए पालकीवाला जिन्होंने 1973 में केशवानंदा भारती केस जो था उसमें बहस की थी, बहुत ही जाने माने वकील थे। उन्होंने इसको कहा है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पहचान पत्र। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें आपको जाननी चाहिए वो ये है कि 42वां जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 42nd CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी 1976 में जो संविधान संशोधन एक्ट हुआ था 42वां, उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था संविधान में: सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी, अखंडता। ये शब्द पहले प्रस्तावना में मौजूद नहीं थे, बाद में 1976 में इनको जोड़ा गया। इसका क्या महत्व है ये हम आगे देखेंगे। अब यहाँ जो है ये टेक्स्ट ऑफ द प्रिएम्बल है, यानी प्रस्तावना का पार्ट लिखा हुआ है आपके सामने, इंग्लिश में भी है और फिर मैंने इसी पार्ट को हिंदी में भी नोट किया है। ठीक है, तो हम इंग्लिश वाले सेक्शन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं वो इंग्लिश से आप लोग समझेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, और मैं भी उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या प्रिएम्बल की जो प्रस्तावना है वो कहती है। तो ये लिख इस तरीके से है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हैविंग सॉलमली रिजॉल्व, हम दृढ़ निश्चय करते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को बनाने में, इनटू ए सॉवरेन सोवरेन सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणतंत्र। ठीक है, तो हम भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बनाने का निश्चय करते हैं। साथ ही टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, तो इसके सभी नागरिकों के लिए ये सिक्योर करते हैं क्या? जस्टिस यानी न्याय, कैसा? सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक। लिबर्टी यानी आज़ादी, स्वतंत्रता, किसकी? थॉट्स, विचारों की, एक्सप्रेशन
की, बिलीफ की, विश्वास की, फेथ की और पूजा की, वर्शिप की, ठीक है। इक्वालिटी किसकी, स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और जो अवसर हैं उनकी, एंड टू प्रमोट अमंग देम, और उन लोगों के बीच में हम प्रमोट करते हैं क्या, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये एश्योर करते हुए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक की डिग्निटी, सम्मान, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश की एकता और अखंडता, ठीक है। अब इस जो भी हमने प्रस्तावना पढ़ी अभी थोड़ा सा है कि इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाँ इस संविधान सभा में, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी नवंबर के ये 26वें दिन, डू हियर बाय, यहाँ पर अडॉप्ट स्वीकार करते हैं, इनेक्ट करते हैं, एंड गिव टू आवर सेल्फ, और स्वयं को देते हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान। तो इस प्रस्तावना में आपने देखा बहुत सारे शब्द जो हैं वो आपको सुनने को मिले, और इनके जो डीप मीनिंग है वो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। और आप यकीन मानिए जैसे ही आप लोग इसके मीनिंग अच्छे से समझ लेंगे, आपको संविधान में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसकी किस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, पूरे संविधान की जो सारी चीजें हैं, सारे पक्षों को हम इस लेसन में खोल के रख देंगे, एक एक चीज समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रेम्बल की बात करेंगे, जो प्रेम्बल में अभी हमने पढ़ा उसमें क्या सामग्री थी, क्या बातें कही गई। तो 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको इसके प्रेम्बल से समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, सोर्स, इसमें वो बात की जाती है सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान जो अपनी शक्ति है, अधिकार है, उसका स्रोत क्या है, ये बात हुई है। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई बात नहीं हुई इसमें, तो बिल्कुल हुई है। क्या लिखा था संविधान की प्रस्तावना में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। इसका मतलब संविधान के लिए जो सोर्स ऑफ पावर है, जो शक्ति का स्रोत है, वो कौन है, भारत के लोग, यानी भारत के लोग सुप्रीम हैं, लोगों के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है संविधान को, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, भारत के लोग शक्ति प्रदान करते हैं संविधान को, संविधान में खुद में कहीं से शक्ति नहीं आती है, वो उसके लिए सोर्स ऑफ पावर जो है वो भारत के लोग हैं। पहला पॉइंट, पहला इंग्रेडिएंट हो गया, यानी सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है ये पता चलता है। दूसरा, नेचर ऑफ द स्टेट, यानी भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये नेचर है उसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट किस प्रकार का है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, गणतंत्र है, लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, और आपका धर्मनिरपेक्ष है, और सॉवरेन है, ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का उद्देश्य क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हमने बात की थी ना कि जस्टिस है इसका उद्देश्य, लोगों के लिए क्या करना, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद हमने बात की थी कि एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके ऑब्जेक्टिव हैं। डेट ऑफ अडॉप्शन, और अंत में कि इसको किस डेट में हमने अडॉप्ट किया है, तो 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया है, तो ये प्रकट होती है। तो प्रस्तावना में क्या है, ये 4 चीजें प्रकट होती हैं, यानी संविधान की अथॉरिटी की किस कौन है, इसकी जो नेचर ऑफ द स्टेट है, यानी भारतीय स्टेट जो है उसका नेचर किस प्रकार का है, संविधान का उद्देश्य क्या है, ये उसमें लिखा हुआ है कि लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाना, न्याय की बात करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्टिव में आती हैं। और डेट ऑफ द अडॉप्शन, यानी किस तारीख को इसमें अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट है जो प्रस्तावना में आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कीवर्ड्स की, जिनकी प्रेम्बल में हमने बात की थी। तो ये सारे कीवर्ड हैं जो प्रेम्बल में आप लोगों ने सुने थे, इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करना है, और यहीं से आपको संविधान यानी पॉलिटी का जो आपको बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। संविधान का अगर आपको अपना बेस स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, तो इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कौन कौन से हैं, सॉवरेन, संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, गणराज्य, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये 339 और 3639 इसमें टर्म्स हैं, इनको हम समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है सोवरेन, यानी हमारा भारत क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा तो आप लोग उसको इससे याद भी हो जाएगा। तो प्रस्तावना क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया
हैविंग solemnly resolved to constitute India into a सॉवरेन स्टेट। तो सॉवरेन का मतलब क्या है? संप्रभु। संप्रभु का मतलब यह है कि जिसके पास स्वयं के सारे कानून बनाने के अधिकार हों, वो किसी के भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है, किसी की भी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। तो हमारा देश क्या है? एक सॉवरेन, एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं ऐसे करके, इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी, वो ना तो एक डिपेंडेंसी है, यानी भारत ना तो किसी राष्ट्र पे किसकी निर्भरता है, नॉर ए डोमिनियन, और ना ही इस पे किसी का कोई प्रभुत्व है, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है। तो सॉवरेन का मतलब क्या हुआ? ना तो ये डिपेंडेंट है किसी पर और ना ही ये डोमिनियन है। तो डोमिनियन की बात आप थोड़ा सा यहाँ पे हम बैक में जाएंगे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पे दो डोमिनियंस बनाए गए थे, उस समय इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाए गए थे क्योंकि संविधान नहीं बना था। तो 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक, या हम कहें 26 नवंबर 1949 तक, भारत क्या था? एक डोमिनियन था। किसका था? जिसपे प्रभाव था। किसका प्रभाव था? अंग्रेजों का प्रभाव था, ब्रिटिशर्स का प्रभाव था। तो उस समय दो डोमिनियन थे, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ इंडिया। उस समय पे सॉवरेन बॉडी नहीं बनी थी। भारत आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। उस समय पे सॉवरेन बॉडी नहीं बनी, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया था, सॉवरेन नहीं हुआ था। उस समय पे क्या बना था? वो एक डोमिनियन बना था। तो डोमिनियन से सॉवरेन होने में कितना समय लगा उसे? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है? इंडिपेंडेंट हो गया था, सॉवरेन नहीं हुआ था। सॉवरेन जब हुआ जब अपना संविधान आ गया। दूसरा पॉइंट, देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, मतलब वही जैसे मैं आपको बताया, इससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के जो अपने मामले हैं उनमें कार्य करने के लिए ये बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये अपने कार्य खुद से कर सकता है, किसी पे निर्भर नहीं है और किसी का इस पे प्रभुत्व नहीं है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपके सॉवरेनिटी को दिखाते हैं, यानी आपके ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, आपके ऊपर किसी की निर्भरता ना हो आपकी किसी के ऊपर, और दूसरा आप अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, तब आप कहलाएंगे सॉवरेन। ठीक है, यानी संप्रभु। अब चूंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है तो इंडिया के पास कुछ अधिकार आ जाते हैं। जैसे इंडिया किसी भी जो बाहरी टेरिटरी है या जो किसी भी भारत विदेश का क्षेत्र है उसको अधिग्रहित कर सकता है। ठीक है, अपने देश का हिस्सा बना सकता है, लेकिन इसके लिए उसे वही नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं। तो किसी भी क्षेत्र की जो भूमि है उसको अधिकृत करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं, उसके कुछ तरीके हैं, सेशन के जरिए या किसी अन्य प्रकार से। तो उन नियमों का पालन करते हुए भारत किसी भी विदेशी राज्य की भूमि को अधिकृत कर सकता है या फिर उसको अपना हिस्सा बना सकता है। ठीक है, अब कई बार एक क्वेश्चन उठता है कि चूंकि भारत जो है उसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ले रखी है, तो कॉमनवेल्थ की जो हेड होती है वो क्वीन होती है। ब्रिटेन की जो महारानी होती हैं या महाराजा होते हैं वो कॉमनवेल्थ के हेड होती हैं। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ का हेड वो है और हम उसके मेंबर हैं, इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं हुए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमनवेल्थ और यूएनओ, ये दो बॉडियां हैं, इनकी अगर मेंबरशिप आपने ले भी रखी है तब भी वो आपकी संप्रभुता पर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ लेते हैं कि कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है, यूएनओ की मेंबरशिप है, तो इनके हेड जो हैं वो तो भारत का व्यक्ति नहीं है, फिर हम लोग कैसे स्वतंत्र हो गए? तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इनकी सदस्यता है वो बाय चॉइस है, यानी हम चाहें तो इनकी सदस्यता छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये कोई बाध्यता नहीं है हमारे लिए। तो ये सॉवरेन की बात हो गई, इससे रिलेटेड पॉइंट हो गए। अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट की। दूसरा महत्वपूर्ण टर्म है समाजवादी। तो समाजवाद जो है वो वैसे तो बात की जाती है, इसको कम्युनलिज्म से जोड़ा जाता है। जब समाजवाद की बात आती है तो लोग कम्युनिज्म की तरफ जाते हैं कि कम्युनिस्ट, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते थे। लेकिन भारतीय समाजवाद और कम्युनिस्ट समाजवाद, इसमें काफ़ी सारा फर्क है। वो फर्क क्या है वो भी हम इस क्लास में देखेंगे। तो जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, जो हमारे भारत में समाजवाद आता है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है,
यानी लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद के अलावा दूसरा समाजवाद कौन सा होता है? दूसरा होता है कम्युनिस्टिक, साम्यवादी समाजवाद। तो साम्यवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद में बुनियादी अंतर समझेंगे। देखो, जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है जो हमारे भारत में है, उसकी जो अर्थव्यवस्था होगी वो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था होगी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब समझते हो? जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं कि जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है, यानी जो साम्यवादी समाजवाद होता है, उसमें जो निजी क्षेत्र है उसको कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। यानी जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी कार्य होने हैं, जितना भी बिजनेस से जैसे रिलेटेड चीजें हैं, वो सरकार अपने कंट्रोल में रखती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज जो कहलाती है वो साम्यवादी समाजवाद कहलाता है। लेकिन जब निजी क्षेत्र को भी छूट दी जाती है और जो सरकारी है क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र है, उनके साथ साथ पब्लिक सेक्टर को भी छूट दी जाती है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है। यानी भारत में इस तरीके का, कह लीजिए कि हमने इसको हाइब्रिड कर दिया, हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, हमने साम्यवाद को अपनाया, समाजवाद को अपनाया, लेकिन उसको अपनाने के साथ साथ हमने क्या किया, हमने जो पूंजीवाद था उसके भी कुछ रास्ते खोल दिए। ठीक है, तो ये एक मिक्स ब्रांड है इसका। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद की यही खास बात है कि इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, इसमें निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था या सरकारी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नहीं होती है, बल्कि दोनों ही क्षेत्र जो है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको एक और नाम दिया जाता है स्टेट सोशलिज्म, यानी राज्य समाजवाद भी इसको कहा जाता है। अब इसको राज्य समाजवाद क्यों कहा जाता है? जैसे पिछली लाइन में मैंने आपको बताया कि नेशनलाइजेशन होता है इसमें ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितने भी जो उत्पादन और वितरण के साधन हैं, संसाधन हैं, उन सबका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, वो सब सरकार अपने कंट्रोल में ले लेती है। ठीक है, और एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो निजी संपत्ति जो है उसको पूरी तरीके से एबोलिश कर देती है, खत्म, उन्मूलित, यानी किसी के पास कोई नहीं है। आप अगर किसी सोशलिस्ट कंट्री में रह रहे हैं, इसका मतलब आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते, यानी आप जमीन आपकी से को रिलेट नहीं करेगी, वो सरकार की होगी। हाँ, आपको जगह मिल सकती है, आप घर बना सकते हैं, आप रह सकते हैं, लेकिन आप अपने नाम में बैनामा पट्टा ये सब कुछ नहीं करा सकते। आपको रहने का कागज दिया जाएगा, लेकिन आप उस पर अधिकार करें जैसे भारत में होता है, ऐसा नहीं होता है साम्यवाद में। ठीक है, जमीन जो होती है वो आपकी नहीं होती है, सरकार की होती है, बस आपको यूज के लिए दी जाती है वो। ठीक है, वो ये मानते हैं कि ये जो स्टेट है, ये जो भूमि है, ये सबको बिलोंग करती है, ये सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ठीक, तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में आपको बात समझ में आई, इसको स्टेट सोशलिज्म कहते हैं। और स्टेट सोशलिज्म में नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, सभी जो प्रोडक्शन या उत्पादन के जो साधन है उनका राष्ट्रीयकरण होता है, जब और जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनको एब्लिश किया जाता है। जबकि हमने पीछे बात की थी अपने जो भारतीय ब्रांड है सोशलिज्म का, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही एक साथ अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट इस बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है जो हमारे भारत में है, उसका उद्देश्य क्या है? गरीबी, पॉवर्टी, अज्ञानता, ठीक है, बीमारी, असमानता, इन सबको समाप्त करना। ठीक है, जैसा कि हम दूसरे सोशलिज्म की बात कर रहे थे, स्टेट सोशलिज्म, वो भी यही सारी चीजें करता है, लेकिन हमारे जो सोशलिज्म है, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, उसका उद्देश्य भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म जो है वो मार्क्सिज्म और गांधीज्म इनका मिला जुला है। ठीक है, मार्क्सिज्म ने बताया था स्टेट सोशलिज्म और फिर गांधी ने बताया था दूसरे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो इन दोनों के समाजवाद को अगर हम मिला दें तो हमारा ब्रांड ऑफ सोशलिज्म बनता है, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म बनता है। और ये जिसका झुकाव है वो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज्यादा है। मतलब ऐसा तो है कि हाँ दोनों का मिक्सचर है, लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी टिल्ट किधर है, किस तरफ ये ज्यादा झुकता है, तो ये गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज्यादा झुकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें भारत में जो समाजवाद की बात होती है, तो उसके लिए एक लैंडमार्क यहाँ पे पॉइंट है, वो ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में। इसको हम एलपीजी बोलते हैं, एलपीजी। एलपीजी का मतलब, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ये लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, हिंदी में हम इसको बोलते हैं उदारीकरण। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है
कि निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन। जी, इसका मतलब है वैश्वीकरण। तो इस नीति के बाद क्या हुआ, इसने इंडिया का जो सोशल क्रेडेंशियल्स हैं, यानी ये समाजवादी व्यवस्था है या इसकी साख जो थी, उसको थोड़ा सा धूमिल कर दिया, कमजोर कर दिया। कैसे कमजोर कर दिया? देखिए, ऐसे कमजोर किया कि हम अपने आप को सोशलिस्ट मानते थे, लेकिन सोशलिज्म में जो है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, चीजों को प्राइवेट हाथों में देना और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों ही चीजें जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों चीजें की गई, प्राइवेटाइजेशन किया गया और प्राइवेटाइजेशन की वजह से, निजीकरण की वजह से बहुत सारे जो लोग थे उनको अधिकार दिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल यानी लोग प्राइवेट आप देखते हैं, बहुत सारे अस्पताल आप प्राइवेट देखते हैं, अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसमें भी प्राइवेट लोग जो है वो हस्तक्षेप करते हैं। तो प्राइवेट लोगों के हस्तक्षेप की वजह से जो इसकी समाजवादी साख थी वो कमजोर हो गई, क्योंकि अब ये थोड़ा सा पूंजीवाद की तरफ झुकने लगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये पॉलिसी जो थी लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, खोल दिया गया, हमने अपने बाजार ओपन कर दिया कि अब कोई भी आके इस बाजार में अपनी दुकान खोल सकता है, अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लगा सकता है, अपनी फैक्ट्री लगा सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, उसको बेच सकता है। ठीक है, प्राइवेट क्षेत्रों में हमने दे दिया, ग्लोबलाइज कर दिया, यानी जो इंटर कंटिनेंटल एक देश से दूसरे देश के बीच का व्यापार है उसको भी हमने ओपन कर दिया। ठीक है, तो एक तरीके से हम जो अमेरिका जैसा जो राष्ट्र बना हुआ है, अमेरिकन स्टेट है, उसकी तरफ हम चले गए। तो अमेरिकन स्टेट जो है वो पूरी तरीके से आप लोग जानते हैं पूंजीवादी है। अमेरिका में सब कुछ पूंजीवादी उस पर चलता है, वहाँ पे समाजवाद को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाती है। और जो रूस है आपका, रशिया, वहाँ पर समाजवाद है। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमने अपनी स्टेट को डेवलप कर लिया, समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में। ओके, तो ये थी समाजवाद के बारे में डिस्कशन। एक छोटा सा पॉइंट और है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो समाजवाद के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, तो अब इस क्लास में इतना ही। अब बाकी का जो डिस्कशन है वो जो नेक्स्ट टर्म्स रह गए वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, फिर उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अगली वीडियो में मैं जो है इससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज रह गई हैं उसको बिल्कुल कंप्लीट करूंगा, अच्छे से सारे पॉइंट समझेंगे। ओके, जब तक आप रिवाइज कर लीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर हम क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, तो उस समय पे आप क्वेश्चंस तुरंत कर पाएं, इसलिए आपका रिवीजन रहना चाहिए। ओके, हैव अ गुड डे।